नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत में जॉब पाने वाले और जॉब करने वाले दोनों के बीच बहस का मुद्दा बन चुका है। आप हैं श्रीमान नारायण मूर्ति। आपने हाल ही में एक पॉडकास्ट के अंदर एक लाइन बोल करके दुनिया में बहस छेड़ दी है। इन्होंने कह दिया है कि साहब एक हफ्ते के अंदर 70 घंटे आदमी को काम करना चाहिए यदि देश को बड़ा बनाना है। बस इनका यह बोलना हुआ, दुनिया बढ़ चुकी है। हमने भी अपने ट्विटर हैंडल पर आप लोगों से इस बारे में आपकी राय जानी थी। लिंक कमेंट बॉक्स में, आप अपनी राय जाके वहां भी दे सकते हैं। असल मायने में बहस अब यह छिड़ चुकी है कि इन्फोसिस के नारायण मूर्ति, श्रीमान ऋषि सुनक जी के फादर इन लॉ नारायण मूर्ति, आप जब इस तरह की बातें बोलते हैं तो क्या हम यह मान लें कि आप अपने एम्प्लॉइज से यही एक्सपेक्ट करते हैं? और अगर आप यह एक्सपेक्ट करते हैं तो आप बदले में क्या देंगे? तरह तरह की डिबेट छिड़ चुकी हैं। तो आज हम इस पूरे मामले का बड़ा ही विस्तार पूर्वक एनालिसिस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस सेशन को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको इस सेशन में आपसे रिलेटेड बहुत सी बातें जानने को मिलेंगी। संभवतया आपको अपनी जीवन को लेकर हमारे कुछ अनुभवों से कुछ नसीहतें प्राप्त हो जाएं, आप उन्हें भी प्राप्त करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पूरे तरीके से, तन्मय तरीके से। और सभी साथी इस सेशन को अपने उन सभी मित्रों से साझा करें जो जॉब प्राप्त करने के लिए तैयारी में हैं या फिर खुद ऑलरेडी जॉब में हैं, और इस सेशन को सुनते चलें। किसी को कैसे लेना चाहिए, सकारात्मक नकारात्मक क्या होता है, सारी बातें सुनते चलें। चलिए साहब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अपने देश में वर्किंग आवर्स का देश में जो साधारण पैटर्न है ऑफिस टाइमिंग में, वो है क्या? सब 8 घंटे हम एक दिन में नौकरी पे जाते हैं। सुबह 9 बजे से लेके या तो शाम 5 बजे तक नौकरी पे जाते हैं, या सुबह 10 से लेके शाम 6 बजे तक। यही सारे के सारे जनरली सरकारी ऑफिसेज हो या प्राइवेट ऑफिसेज हो, उनका टाइम शेड्यूल होता है। लेकिन इफेक्टिवली कितना टाइम हम काम करके आते हैं? अगर हम 10 से 6 के ऑफिस में गए हैं तो 10 से मुश्किल से 1 पकड़ते हैं, 1 से 2 के बीच में लंच ब्रेक, 2 से लेकर 2:30 के बीच में थोड़ी सुस्ती, उसके बाद 2:30 बजे से 5:30 के बीच में अगेन 3 घंटे, कुल मिलाकर 6 से 7 घंटे का इफेक्टिव वर्किंग करके हम चले आते हैं। अब ये 6 से 7 घंटे का इफेक्टिव वर्किंग हम 5 दिन के लिए कर सकते हैं या 6 दिन के लिए कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारे द्वारा समय को फॉलो किया जाता है। 5 दिन अगर हमने इस हिसाब से काम कर लिया तो भाई साहब 6 घंटे के हिसाब से 30 घंटे हम औसत वाकई में काम कर पाते हैं। लेकिन ऑफिस में अगर हम 8 घंटे गए हैं तो 40 घंटे का ओवर निकल कर आ गया 5 दिन के हिसाब से। 6 दिन लगा दिए तो 48 घंटे आपने पूरी तरह से कंपनी के साथ बिता दिए। लेकिन नारायण मूर्ति क्या कहते हैं कि 40 और 48 नहीं जनाब, घंटे पूरे होने चाहिए 70। अब ये 70 की बात बोल क्यों दिए? क्या इन्होंने इन्फोसिस के लिए फरमान जारी कर दिया है क्या? अच्छा, जो नहीं जानते कि नारायण मूर्ति कौन है, थोड़ा सा जान लीजिए साथियों। इन्फोसिस, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते तो जरूर इन्हें जानते, क्योंकि इंजीनियरिंग में अगर कोई कंपनी या फिर कोई कॉलेज ये कहता है कि हमारे यहां पर 100% प्लेसमेंट है, तो भाई साहब 25% प्लेसमेंट तो अकेली ये कंपनी या टीसीएस देकर जाती है। बल्क में, जैसे होता है ना बस में जैसे सवारियां जाती हैं, ऐसे भर करके ये लोग अपने एम्प्लॉइज को रिक्रूट करके लेके जाते हैं कॉलेजेस से। ठीक है, 46 देशों में इन्फोसिस का कारोबार फैला हुआ है। आपने 1981 में नारायण मूर्ति ने एनएस राघवन के साथ मिलकर के इस कंपनी की शुरुआत की थी। खुद पहले दूसरी कंपनी में काम करते रहे। 1982 में इन्होंने इन्फोसिस ज्वाइन किया और 1983 में यह अपना पहला खुद का कंप्यूटर परचेज कर पाए थे। आप इस तरह से समझ सकते हैं, बिल्कुल जमीन से उठ करके चालू हुई जो कंपनी है, जिसको बने हुए, या फिर यह समझिए कि इन्फोसिस के हाथ में कंप्यूटर आए आज 40 साल हो चुके हैं। लेकिन दुनिया के जितने भी कंप्यूटर अब चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्फोसिस का बड़ा योगदान है। आज इंडिया की अगर टॉप कंपनीज की बात की जाए तो कंसल्टेंसी के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर इन्फोसिस बहुत रिगार्डेड प्लेस पाती है। अगर रेवेन्यू के हिसाब से बात की जाए तो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप रखते हुए इंडिया की 5वीं बड़ी कंपनी के रूप में इन्फोसिस को ट्रीट किया जाता है। हाल ही में इनकी चर्चाएं बहुत ज्यादा होने लगी, और वो चर्चाएं इसलिए होने लगी क्योंकि ऋषि भैया, जो इनकी पुत्री के पति हैं, नारायण मूर्ति की पुत्री का नाम अक्षरा है, उनके पति हैं ऋषि सुनक, इसलिए इनको आपने आजकल काफी ज्यादा इस तस्वीर के कारण जाना। ठीक है, हालांकि ऋषि सुनक के ससुर जी होने से पहले भी ये इन्फोसिस के ही मालिक थे और इतनी बड़ी कंपनी के इतने बड़े ऑनर थे। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इनकी बात पर भी चलते हैं। इन्होंने यंगस्टर्स के साथ एक आह्वान किया। अब इनका कंटेक्स्ट समझिएगा, जिस बारे में बहस होना शुरू हो चुकी है वहां तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले इन्होंने जो कहा पहले उसे जान लीजिए। इन्होंने कहा
कि जो नौजवान हैं इन्हें 70 घंटे एक सप्ताह में काम करने चाहिए। टेक्निकली कह रहे हैं 12 घंटे एक दिन में काम करिए, पूरे 6 घंटे आप 6 दिन एक हफ्ते के अंदर काम करना चाहिए। ये यंगस्टर्स का इनसे मतलब यंगस्टर्स के लिए इनका आह्वान है। ये नहीं कह रहे हैं कि इन्फोसिस वाले ऐसा करिए, ताकि इनको आप ये ना करिए कि इन्फोसिस में नौकरी करने से पहले डरने लगे आप। ये अपनी तरफ से केवल ये कह रहे हैं कि मैं देश के युवाओं से ये चाहता हूं। ऐसा ये क्यों चाहते हैं भाई? इनसे पूछा गया, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों से पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं, तो शाहरुख खान वाला वो गाना तोड़, आप चांद तारे तोड़ लाऊं, वो वाला गाना गाने से बेहतर है आप रियलिस्टिक बात करें। नारायण मूर्ति ने बिल्कुल रियलिस्टिक बात करी कि अगर आप पूछते हैं मुझसे कि मैं क्या चाहता हूं देश के युवाओं से, तो मैं चाहता हूं कि यदि देश को वाकई में जर्मनी, जापान, चाइना जैसा आगे बढ़ाना है तो हमारे युवाओं को 12 घंटे एक दिन में काम करना पड़ेगा। ऐसी बात इन्होंने द रिकॉर्ड नाम के एक चैनल पर अपने पॉडकास्ट के अंदर कही। वो इस पॉडकास्ट में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे। अच्छा, आपको मालूम होगा आजकल का पॉडकास्ट का सिस्टम, एक पूछने वाला बैठा होता है, एक बोलने वाला बैठा होता है, और सब लोग आपस में एक दूसरे से बतिया करके अपनी बातें रख रहे होते हैं। ठीक है, तो इस जगह इन्होंने ये बात अपने लेवल पर रखी थी। ठीक है साहब, इन्होंने अपने लेवल पर क्या कहा कि देश के अंदर वर्तमान में जबरदस्त प्रोग्रेस देखी गई है काम के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि भारत की जो वर्क प्रोडक्टिविटी है वो दुनिया में सबसे कम है। अब भाई साहब, आप में से कईयों के दिमाग में तो यह बहुत जबरदस्त तरीके से घंटी बज जाएगी, हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी यानी हम काम करने बैठते हैं तो कोई काम होता ही नहीं है क्या? शायद इनके तजुर्बे से अगर निकाला जाए तो यह कह रहे हैं कि इंडियंस की वर्क प्रोडक्टिविटी यानी इतनी देर काम किया, जो उपलब्धि प्राप्त हुई उतनी देर के काम में, वो सबसे पुअर में से एक है। साथ में इन्होंने कहा कि अगर हमें चीन जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है, और देखिए आप में से बहुत सारे हमारे प्यारे मित्र, इनोसेंट मित्र ऐसे होते हैं, जब मैं इंडिया की तारीफ करने के लिए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है अंकित इंस्पायर्स इंडिया, मेरा काम है कि इंडियंस को मोटिवेट करना कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर हम लोगों ने क्या प्राप्त किया। लेकिन जब मैं इस तरह की बात या तो आपके ट्विटर पर करता हूं या यहां करता हूं, तो आप में से कई बेचारे जीवन में त्रस्त और फ्रस्ट लोग जो हैं कमेंट बॉक्स में आकर लिखते हैं, आहा चर्चा करनी है तो चीन के कंपटीशन में करो। आज किसी बेचारे ने चीन के कंपटीशन में कोई बात बोल दी है तो ट्रोलर्स ने उनकी भाई साहब पूरी क्लास लगा दी है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये क्या। मैं सब ट्रोलर्स की भी आज पूरी चर्चा करूंगा यहां पे, जिन्होंने कैसे कैसे इन्हें ट्रोल किया। अच्छा, आप तो ऐसी बातें करते हैं, फलाना करते हैं, चलेंगे आपको बताएंगे इनके बारे में भी। ठीक है, अच्छा, आज आपका चीन से ही कंपैरिजन कराया जाएगा, बताया जाएगा कि चीनी लोग आपसे कितना बेहतर हैं काम करने में, आपका साक्षात्कार कराया जाएगा। चीन से आगे निकलना चाहते हो ना, तो जबान से नहीं काम से निकलिए, और जब काम से निकलना है ना तो इस बात को पूरी तरह से सुनिएगा। अगर वाकई में भारतीयता, राष्ट्रीयता है कि हमारा देश भी दुनिया के शीर्ष देशों में शुमार हो, हमारे कहने से भी दुनिया की चीजें रुक जाएं, थम जाएं, पाकिस्तान जैसे 2-4 देश हम भी खरीद के आसपास बैठ जाएं, तो उस सपने को पूरा करने के लिए ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पर कमेंट लिखने से नहीं होगा, काम करने से होगा। काम करने के लिए भाई साहब ने सलाह दी है, जरा सुन लीजिए। इन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से यह बात बताया। क्या बताया कि देखो, यह समझना होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब जर्मनी और जापान के युवाओं ने 12-12 घंटे काम किया। आज क्या होता है, हम जापान से टाइम लेते हैं, जापान वाले तो 40 घंटे ही काम करते हैं, 36 घंटे एक हफ्ते में काम करते हैं। अरे वो करके थक लिए, उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि अब वो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। नारायण मूर्ति की तरह वो भी आराम कर रहे हैं। अब वो ये मानते हैं कि अब युवाओं से हमारी उम्मीद है कि वो कुछ करें। समझिएगा पहले, है ना। आपको थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर का कंटेक्स्ट बता देता हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर 1914 से लेकर 1918 के बीच में जब युद्ध हुआ तो जर्मनी पूरी तरह बर्बाद हो गया था। लेकिन हिटलर ने जब जर्मनी को संभाला, उस बीच में 1939 से लेकर 45 के बीच तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने से पहले जर्मनी 20 साल के अंदर इतना सक्षम देश बन चुका था, मात्र 20 साल के अंदर, कि वो उन देशों के लिए जो कि ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश थे, उनके लिए फिर से चुनौती बनकर खड़ा हो गया। सोचिए, प्रथम विश्व युद्ध में पूरी तरह तबाह हो चुका जर्मनी दोबारा से खड़ा होकर के दुनिया की नाक में बम कर दिया। आप सोचिए, अगर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम ना गिरा होता ना, तो जर्मनी का हाव भाव ही कुछ और होता। ये तो उसके साथ वाले पीछे हट लिए, हिटलर को मरना पड़ा। मतलब समझिए, अगर किसी देश के अंदर वाकई में राष्ट्रवाद पनपता है,
या फिर ये भावना पनपती है कि हम भी दुनिया के अंदर करके कुछ दिखलाएंगे, तो ये उसी चीज को आपके अंदर इग्नाइट करना चाहते हैं। बातों में आप जीत नहीं सकते किसी से, ये बात सच है, और इंडियंस के सामने बातों में कोई नहीं जीत सकता। लेकिन अगर कोई मुद्दे की बात कर रहा है ना, तो सुन लीजिए, मानना ना मानना आपके ऊपर है। इन्होंने जो बढ़िया बातें कही, जैसे आप में से कुछ लोग होते हैं ना, सर बढ़िया लाइन है, मैं लिखकर लगाना चाहता हूं, रतन टाटा जी ने यह कहा, गुलजार साहब ने यह कहा, अब्दुल कलाम साहब ने कहा। दीवारें मत सजाओ, जो कह रहे हैं वो बातें सुनो। आज का ये सेशन चक्षु खोल देगा आपके। पहला पॉइंट सुनिए, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है, जब तक हम अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी में सुधार नहीं करते, इसका मतलब यह है, अगर आप सीट पर काम करने बैठ गए, जब आप उठें तो कुछ हुआ, लगे कि आप बैठे थे तो काम हुआ। अब बड़ा सवाल यह होता है कि हम सरकार के अंदर कहते हैं कि भ्रष्टाचार को सरकार कम नहीं करती, क्योंकि हम इसके बारे में एनी टाइम पढ़ते रहते हैं। कहते हैं कि नौकरशाही सरकारी निर्णय नहीं लेती है। इन्होंने कहा हर देश के अंदर ऐसा होता होगा, लेकिन यह बात सत्य है, यत्र राजा तत्र प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा, ये कहते आए हैं। लेकिन लोकतंत्र में यत्र प्रजा तत्र राजा, अगर जनता जैसी है सरकार भी वैसी होती है। मेरे प्यारे साथियों, आज आप और हम कहीं किसी के बारे में भ्रष्टाचार की खबर पढ़ लेते हैं, तो चाय की चुस्कियों के साथ सुबह के अखबार को पढ़ने का जो आनंद आता है कि आहा भ्रष्टाचार करते हुए पाया गया, बड़ा घटिया काम किया, शेम ऑन हिम, शेम ऑन हिम। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि भाई साहब सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हो, तो आपके मन में पहला जवाब होता है, अजी सरकारी नौकरी में तनख्वाह भले ही बड़ी कम मिलती हो, लेकिन जो ऊपर का धन आता है ना, मत पूछिए साहब। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, ओहो आबकारी में है, पुलिस में है, जमीन के अंदर लैंड रेवेन्यू में है, ओहो इनके पास तो अत्यधिक पैसा आता होगा, रिश्वत आती होगी। पद का सम्मान नहीं कर रहे हैं आप, आपका मानसिकता भ्रष्टाचार का सम्मान कर रही है। आपने सरकारी नौकरी के प्रति जो ग्लैमर है ना, उसको सरकारी नौकरी के नाम पर लोग ये बोलते हुए पाए जाते हैं, सब जॉब की सिक्योरिटी है। जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। भ्रष्टाचार करते रहिएगा, 2 साल के अंदर एसीबी ट्रैप करके डाल देगी जेल के अंदर, हो गया काम खत्म। जॉब सिक्योरिटी के नाम पर तो आपकी स्किल सबसे ज्यादा सिक्योर चीज होती है। बट पॉइंट क्या है ना जी, समाज एंडोर्स किस चीज को करता है कि वाह ऐसे पद पर गया है जहां पैसा ही पैसा। पूछो मत साहब क्यों, क्योंकि हमारे अखबारों में छपता है, फलाने साहब के घर जब छापा पड़ा, उनके घर पे, वो आरटीओ थे साहब, उनके घर छापा पड़ा, इतना करोड़ रुपया तो दीवारों में मिला, ठक 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 बजा के पैसा निकला। पैसे की पूछो ही मत साहब, वो तो बाबू था उस विभाग के अंदर, इतना पैसा मिला। अरे भाई साहब पूछिए मत, अरे क्या मत पूछिए भाई। समाज में जिन चीजों की तारीफें हो रही हैं, बच्चों की मानसिकता में वही सब घुसता है। नारायण मूर्ति कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, उन्होंने जो सबसे बड़ा पॉइंट उठाया है, जनता जिस चीज को प्रमोट करती है, सरकारें वैसी बनती हैं भाई। आपको भ्रष्टाचार पसंद है, भ्रष्टाचारी लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, चुनाव लड़ने पहुंचते हैं, उसी पैसे से चुनाव में आपके सामने पॉप एंड शो करते हैं और निकल करके चुनाव जीतकर फिर नीति निर्माण में सामने आ जाते हैं। तो ये अपने आप को सुधारने के लिए अवलोकन की आवश्यकता है, एक दिन में नहीं होगा, इस पर बहुत ज्यादा चिंतन की आवश्यकता है। दूसरा क्या कहा है इन्होंने, हमारे युवाओं को कहना चाहिए कि ये मेरा देश है, मैं सप्ताह में 70 घंटे काम करूंगा। इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रेफरेंस इसीलिए लिया कि जर्मनी और जापान ने ठीक यही किया था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक जर्मन अतिरिक्त कार्य करे। मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में चीन से कंपटीशन का भाव होता है, चीन से कंपटीशन करिए, चीन से कंपटीशन। पता है आपको चीन के हालात क्या हैं? चीन में 12 घंटे और 6 दिन कार्य किया जाता है। सुबह 9 से लेकर शाम 9 बजे तक 6 दिन हफ्ते के अंदर काम किया जाता है। वहां पर 996 सुबह 9 से लेकर शाम 9 बजे तक प्रति सप्ताह 6 दिन तक काम करने का शेड्यूल चलता है, जिसे 996 शेड्यूल कहा जाता है। कभी सोचा है सपने में भी कि हम इतनी देर काम करेंगे? अब आपके पास एक बेहतरीन आंसर है, जो कि ट्विटर पर बैठे हुए कुछ बुद्धिजीवियों ने आंसर में लिख दिया। क्या? अरे सर हमारा तो 20% टाइम तो ट्रेवलिंग में ही निकल जाता है। बहुत सही कहा आपने। आपका ट्रेवलिंग में टाइम क्यों निकलता है, इस पर भी विचार कीजिएगा, क्योंकि आप ही की तरह कोई और भाई भी है जिसने भी अपने वर्किंग आवर्स को 5 से 6 घंटे तक सीमित रखा हुआ है। वो भी बत्ती बुझा करके अपनी नौकरी की चल दिया है। जब सब जगह ही एक जैसा मुहिम चल रहा है, कोरोना में कैसे कोई ट्रैफिक फ्री होकर के घूम रहे थे आप? क्योंकि आप जैसे सब भाई डर के बैठे थे अंदर, बाहर नहीं निकलेंगे हम, नहीं निकले तो सब सही चल रहा था। लेकिन अगर हमारे मन में यह भाव आ जाए कि हर व्यक्ति अपने ऑफिस आवर्स को, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे अजी 12 घंटे क्यों काम करना? मत करिए साहब, बिल्कुल मत करिए। आप तो काम भी मत करिए ना। कारण यह है, आप अपनी बातों पर फोकस करिए कि यदि चाइना को कंपीट करना है। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, यह शायद चुभेगी आपको। जिस लेवल से आप लोग आज ट्रेवल कर रहे हैं ना, जिस स्तर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा खुश होते हैं ना हम।
तीसरी इकोनॉमी बनने वाले, तीसरी इकोनॉमी बनने वाले। कोई सवाल पूछा क्या कभी सरकार से कि हम दूसरी इकोनॉमी कब बनेंगे, हम पहली इकोनॉमी कब बनेंगे? भाई साहब प्रोजेक्शन में ही नहीं आता है कि हम कब बनेंगे। पूछिए कैसे? जानकर आपको आश्चर्य होगा कि चीन की जो आज की इकोनॉमी है, अगर वर्ल्ड बैंक और IMF की इकोनॉमी से कंपेयर कर चले, उनके हिसाब से चले, 17 से लेकर 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक और IMF मानता है। हमारी इकोनॉमी को 3.5 ट्रिलियन के आसपास माना जाता है। आपको पता है आज की कंडीशन में भी उनकी 5 इंडिया के बराबर, 5 इंडिया जितने हो जाए ना, उतनी बड़ी GDP है। किसकी? चाइना की। और आप जिस तरह से आज ग्रो कर रहे हैं 6, 7, 8% के हिसाब से, राजनीति साइड में हटाइए, कोई सी भी राजनीतिक पार्टी को स्टीयरिंग पकड़ा के बिठा दीजिए, तो भी 2043-44 तक प्रोजेक्शन है कि जहां चाइना आज खड़ा है, हम 23 साल 20 साल बाद उस लेवल पर पहुंच पाएंगे। फिर से सुनिए, शायद ऊपर से चला जाए। आज जहां चीन खड़ा है, कितना ट्रिलियन? 18 ट्रिलियन डॉलर पर। अगर हम लोग आज से कलम पेन पेंसिल पकड़ के 12 घंटे प्रतिदिन काम करने उतर भी जाएं, तो 20 साल बाद वहां पहुंचेंगे। क्यों नहीं कोई आकर यह कह देता सेकंड इकोनॉमी हम बनेंगे, दुनिया की पहली इकोनॉमी? संभव नहीं है ना, अंदर से जांचने की पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और सुनिएगा, थोड़ा और फैक्ट जान लीजिए। यदि चाइना जिस तरह से आज ग्रो कर रहा है, अगर वो वैसे ही ग्रो करता रहा, तो आप उसे कभी कंपीट नहीं कर पाएंगे, यह भी सच में जान लीजिए। बोले आप क्या बात कर रहे हैं अजी जनाब? 2050 का चाइना का जो खुद का प्रोजेक्शन है वो 40 ट्रिलियन डॉलर है। जिस समय आप 20 ट्रिलियन डॉलर का सपना देखेंगे, उस समय 40 ट्रिलियन डॉलर पे होगा। एक और बात जान लीजिए, इस सदी के मध्यांत तक यानी 2050 तक इंडिया विकसित देश नहीं बन पाएगा जिस स्तर पर आज ग्रो कर रहा है। आप बड़े सर बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। अरे मैं बर्कले की रिसर्च आपके सामने खोल के पढ़ा रहा हूं, बताऊंगा, सारे रेफरेंस दिखाऊंगा, पर समझिए इस चीज को। अगर नारायण मूर्ति जी कोई बात बोल रहे हैं तो आपसे यह नहीं कहा जा रहा है अजी साहब मेरा तो पूरा रास्ते में ही समय निकल जा रहा है। सर 3 लाख रुपए की नौकरी में क्या होता है? अजी वो 3 लाख नौकरी भी बैक बेंच पे बिठाने के लिए दे रहा है। आपके अंदर तो शायद उतनी भी स्किल नहीं बची है, क्योंकि आज दुनिया में सबसे बड़ा कड़वा सच क्या है? काम करने वाले वास्तव में उपलब्ध नहीं है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, आज छोटा मोटा कार्यक्रम मैं भी चलाता हूं, मेरी भी छोटी सी टीम है, मेरे साथ भी लोग काम करते हैं जो सही मायने में वर्क डिलीवर कर दे। एब्सेंट हैं लोग, एब्सेंटिज्म के साथ ऑफिस आते हैं, सुबह 9 बजे आ भी गए ऑफिस के अंदर तो इंतजार करते हैं कि दिन भर में बस इतना सा ही काम करना पड़े, महीने की तनख्वाह पक्की होती रहे। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि मेरा लेवल ऊपर चढ़ता जाए, मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनूं। खैर अभी तो नारायण मूर्ति जी पर ही आते हैं, मेरे अंदर की भड़ास में क्यों निकाल रहा हूं। इसके बाद में तीसरी चीज आती है, इन्होंने कहा, चलो ये बता दिया, 75 वर्ष के भारतीय युवाओं को उनके संदेश के बारे में अगर कहा जाए तो पहली बार है कि भारत को राष्ट्रों के संघ में बड़ी इज्जत से देखा जा रहा है। हर भारतीय में अब वही भाव उत्पन्न होना चाहिए जो जापानियों में उत्पन्न हुआ, जर्मनियों में उत्पन्न हुआ या फिर चाइनीज लोगों में उत्पन्न हुआ। दुनिया में खुद को साबित करने का एकमात्र तरीका है, अगर वाकई में इस लाइन को लिखना चाहते हो तो लिख लेना दीवार पर, जो नारायण मूर्ति जी ने कही है। और वो क्या है? जो ये अक्सर कहते हैं और उनका कहना है कि अपना शब्द नहीं प्रदर्शन बोलने दीजिए। अपने शब्दों से नहीं, अपने कार्य से अपना प्रदर्शन करिए। यानी पहचान जो है ना वो आपके प्रदर्शन से मिलती है और सम्मान उसी प्रदर्शन का होता है। और चीन इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने मात्र 20 सालों में इस तरह का कार्य करके हमसे आगे निकलकर दुनिया की सेकंड GDP बन चुके हैं। बड़ी बहस छिड़ती है इस बात पर, एग्री करें कि डिसएग्री करें। अब आप सवाल पूछेंगे, सर ये क्यों कह रहे हैं आप कि एग्री करें कि डिसएग्री करें? हमने कहा भैया हम इसलिए कह रहे हैं, एग्री करें तो मर जाएं। कैसे? क्या पता हमारे किसी बॉस ने देख लिया कि हम तो एग्री करते हैं इस बात से, कल ही पता चले वो हमसे कह दे कि भाई साहब आपको कल से सुबह 9 बजे आना है, रात को 9 बजे जाना है, नहीं तो घर पधारो। अब डिसएग्री करें तो यार हम कहीं राष्ट्रद्रोही तो नहीं कहला जाएंगे? क्या हम चीन से पीछे रहकर ही खुश हैं? देखिए निश्चित ही अब आपके सामने बड़ा द्वंद्व आ गया है। अब जब द्वंद्व इंसान के ऊपर आता है तो वो उसका बाईपास निकालता है। ये जो है ना एथिकल द्वंद्व है, एथिकल डायलेमा कहते हैं ऐसी चीज को। हां करें तो मरें और ना करें तो मरें। जैसे आप बुरे इंसान हैं, आप कहेंगे नहीं बहुत अच्छी बात है, आप 2 थप्पड़ खाएंगे कि 1 थप्पड़ खाएंगे? अब ये जो स्थिति बनकर आई ना, ये आपका एथिकल डायलेमा है। पढ़ने तो दोनों ही स्थिति में थप्पड़ हैं। अभी स्थिति एग्री और डिसएग्री के साथ भी वैसी ही हो रखी है। अब 12 घंटे काम करेंगे क्या? 12 घंटे काम करेंगे सर? नहीं नहीं नहीं। तो क्या आप देशद्रोही हैं क्या?
नहीं सर, मैं तो देशद्रोही भी नहीं हूं। वो स्थिति आपके साथ हो रखी है, परेशान मत होइए। आप जैसे बहुत सारे भाइयों ने अपना गुस्सा नारायण मूर्ति पर निकाल लिया है, ऐसे निकाल लिया जैसे नारायण मूर्ति पर गुस्सा निकाल का उनका बॉस उनको देख लेगा कि हाँ भाई साहब इन्होंने तो बहुत तगड़ी बात कर दी। देखिए साहब, जबरदस्त तरीके से ट्रोलर्स चल रहे हैं, ट्विटर्स चल रहे हैं, लोग ज्ञान दे रहे हैं इनको कह रहे हैं सर हम तो आज भी 12 घंटे ही नौकरी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा 8 घंटे ऑफिस होता है, लेकिन 2 घंटे ऑफिस जाने में, 2 घंटे ऑफिस आने में। हाँ, बहुत सही कह रहे हैं। जान लीजिए जानकार ट्रोलर महोदय, जानकार बात यह है कि जब चाइना भी आपकी तरह ग्रो कर रहा था, जानकारी के लिए बता दें कि आपके बाद आजादी मिली थी चाइना को, भारत के बाद आजादी मिली थी, और वो लोग अपने यहां पर इस हद तक काम करने के लिए उतर गए थे क्योंकि उन्हें हर व्यक्ति को रोजगार देना था। आज हमारे देश में मुट्ठी भर लोगों के पास रोजगार है, बाकी लोग सरकारी नौकरी की लाइन में बैठे हैं। उन्हें लगता है, और हमारी देश की तो एक बहुत बड़ी प्रकार की बेरोजगारी है, और वो कौन सी है? हमारी साइकोलॉजिकल। हम लोग इतने ज्यादा लाचार हैं ना, आप इस बात को कभी फील करिएगा अंदर से। हम लोगों की असली बेरोजगारी शायद प्राइवेट और सरकारी प्राइवेट नौकरी का झंझट नहीं है, टाइम का झंझट भी नहीं है। हमारी असली बेरोजगारी तो यह है, प्राइवेट नौकरी में तो यह आदमी काम कराता है, तो बोले फिर सरकारी नौकरी चलना है क्योंकि वहां कोई काम नहीं कराता है। तो काम नहीं कराता है इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी में। इंडिया बड़ा बनेगा कैसे? कोई और काम करेगा तब बड़ा बनेगा। हम नहीं करना चाहते सर, हम कहां जाना चाहते हैं? सरकारी नौकरी में। बोले क्यों? क्योंकि वहां काम नहीं होता है सर, काम नहीं होता, बड़ा आराम रहता है सर, बड़ा चिल रहता है, आराम से जिंदगी कटती है। फिर बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी तनख्वाह कहां से आएगी? सर टैक्स से आएगी। बेटा टैक्स कौन पे करेगा? अच्छा, इतना भी सोचना होता है क्या सर? सॉरी सर, जब आप जैसे भाई काम करते हैं, सरकार पैसा कमाती है, वहीं से तनख्वाहें निकल कर आती है। हमारे देश में अधिकांश लोग तो इस कारण से तैयारी के बाद ज्यादा काम कर ले, अरे इतना काम करेंगे तो सरकारी नौकरी निकाल लेंगे। 12 घंटे अगर टेबल पर बिठा के ये आदमी काम कराएगा, इतना तो मैं अपने लिए पढ़ लेता तो सरकारी नौकरी। अरे तो सरकारी नौकरी का मतलब क्या है? जॉब सिक्योरिटी। गलत फहमी है भाई, जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं वो आपको असली टेंशन इस बात की काम नहीं करा रहे हैं, बस इसलिए चलना है। ठीक है, बड़े सारे लोगों ने ज्ञान दे दिया साहब इन्हें भयंकर तरीके से, लेकिन कुछ लोग इसके साथ भी निकल कर आए, पगार बढ़ाओ सर, आप 3 लाख रुपए प्रति एनम तनख्वाह देते हैं, इतने में घर चलता है क्या? मेरे प्यारे साथियों, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन अपना एक छोटा सा अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूं। हालांकि आज तक मैंने कभी इस चीज को साझा नहीं किया, अपनी टीम के साथ जरूर करता हूं। मैंने आज से लगभग 13-14 साल पहले कलम उठाई थी, है ना, पढ़ाने के लिए। उस समय मेरी तनख्वाह थी 22,500 रुपए ट्रेनिंग के दौरान, जो कि इन्फोसिस का पैकेज है ना वो। किसी ने मुझे कहा कि आप इतने में पढ़ाएंगे क्या? हमने कहा मौका दीजिए, पैसा तो हम खुद पा जाएंगे। और बोले कैसे? हमने कहा दुनिया यार हमारी काम को पसंद करेगी तो आपको भी पसंद आएंगे, और काम पसंद होगा तो आप पैसा देंगे। और उसके बाद हमने पलट कर पीछे नहीं देखा। भगवान की दया से, वो कहते हैं ना, गाड़ी है दौलत शौहरत, जो जो डायलॉग बोलने होते हैं वो सब भगवान ने पूरे कर दिए, सब बहुत पहले पूरे कर दिए, जो जो होने चाहिए थे भगवान के आशीर्वाद से। कारण एक लाइन में इतना सा समझ लीजिए, तनख्वाह मैटर नहीं करती है। बहुत सारे लोग, जब हम लोग जॉब के लिए कोई वैकेंसी निकालते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास चले आते हैं और वो कहते हैं सर जॉब चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर, इतनी तनख्वाह लेंगे। मैं कहा बेटा तुम तनख्वाह के बारे में चर्चा ही मत करो, तुम्हारा काम पसंद आ गया तो फिर तुम्हें हम ही नहीं जाने देंगे। तुम पहले काम के तो बनो, हमें काम का नहीं बनना है। सर तनख्वाह बताओ कितना दोगे? हमने कहा बेटा तनख्वाह हम तुमको लाख रुपया भी बोल दें और तुम्हारा काम पसंद नहीं आया तो तुम्हें दूसरे दिन वैसे भी विदा करेंगे, वर्केबल बनो। इस बात को इनके साथ साथ एडमायर किया एक और ग्रुप के मालिक ने, JSW ग्रुप जो है, जिंदल ग्रुप जो है, उनके द्वारा कहा गया, सज्जन जिंदल जी के द्वारा, कि भारत जैसे देश में 5 डे वीक नहीं होना चाहिए, 6 डे वीक होना चाहिए। और मैं नारायण मूर्ति जी से सहमत हूं। हमने भी आपसे आपकी राय जानी है। ट्विटर पर जाइए, थोड़ा सा हमको भी फॉलो कर लीजिए वहां पर, ताकि आपको भविष्य में उसका भी कोई चार्ज वार्ज नहीं है। हम लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, आप हमसे वहां कनेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बड़ा सवाल बनता है सर, लेकिन एक बात बताएं आपको, आप ही से अगर कह दिया जाए कि 12 घंटे कैमरे के सामने खड़े होकर पढ़ाइए, क्या आप पढ़ा पाएंगे? हमने कहा नहीं पढ़ा पाएंगे। तो फिर कैसे आप इस बात को बोल रहे हैं? हमने कहा देखिए, देश में कई तरह के कार्य हैं, कुछ पत्रकारों के कार्य हैं, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कार्य हैं, कईयों के पास कोडिंग के कार्य हैं, कईयों के पास मैन्युफैक्चरिंग के कार्य हैं, कई तरह के देश के अंदर कार्य चलते हैं। सब कार्य के अंदर अलग अलग प्रकार की एफिशिएंसी रिक्वायर्ड है। आवश्यकता जो है उन्होंने कही है वो इतनी है कि सब लोग जो कर रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा करना शुरू कर दो। 9-10 घंटे काम कर रहे हो, 1-1 घंटे ही बढ़ा दो। अगर आप 4 घंटे क्लास पढ़ा पा रहे हो, 5 घंटे पढ़ाना शुरू कर दो। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो, 9 घंटे करना शुरू कर दो। थोड़ा तो आगे चलो ना, क्योंकि सपना है कि आपको चीन से आगे निकलना है। चीन से आगे निकलना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर हाथ जमाना पड़ेगा।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेरे प्यारे साथियों जिससे निर्माण होता है, क्योंकि चीन ने अपने सामने एक बहुत बड़ी मजाक करी थी। हम इंडियंस ने जब हमारा नंबर पता चला कि हम नंबर 1 हो गए पॉपुलेशन में, हमने उसे ऐसे सेलिब्रेट किया कि ये देखो हम नंबर 1 हो गए। चाइना वालों ने उस पर भी हमारी फिरकी ले ली थी, ये कहते हुए कि आप नंबर 1 जनसंख्या में तो हो गए हैं, लेकिन आपके यहां पर जो वर्क फोर्स है, यानी जो व्यक्ति कार्य करने लायक है, उसकी संख्या 900 मिलियन है चीन में। 90 करोड़ लोग वहां काम करने के लिए आज भी तैयार स्थिति में, इतना जबरदस्त वर्कफोर्स है उनके पास। वो हर मामले में लोगों से बहुत बहुत आगे तक निकले हुए। बोले कहां घूम रहे हो आप? इंडिया और चाइना के बीच कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि आप लोग वर्कफोर्स में बहुत पिछड़े हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, देश आजाद हुआ 1947 में, चीन आजाद हुआ 49 में। दोनों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है वो इस चार्ट में दिखाई देता है, जहां चाइना आज अगर आईएमएफ का फोरकास्ट देखें तो 18 ट्रिलियन डॉलर के साथ खड़ा है, हम 3.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ खड़े हैं। 5 गुना इकोनॉमी हमसे ऊपर लेकर चल रहा है। उम्मीदें की जाती है 2027 तक हम 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचेंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर को पूछने के लिए एक बार एक सर्वे कराया गया था 2020 में इंडियंस से कि क्या तुम्हें लगता है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेंगे? देश के अंदर 34% तो कंफर्म ही नहीं थे, मतलब ये थे कि नहीं सर हम नहीं पहुंच पाएंगे। मात्र 41% के अंदर से यह भावना निकल रही थी कि हम पहुंच पाएंगे। किस कंपटीशन की बात करते हो आप? चाइना से क्या कंपटीशन करोगे आप? चाइना के अंदर 996 वर्किंग आवर सिस्टम है, यानी कि 9 बजे सुबह जाना है, शाम 9 बजे आना है, 6 दिन हफ्ते में काम करना है। इसके चक्कर में कई बार यहां पर प्रोटेस्ट भी हुए हैं, लोग विरोध में उतर कर आए हैं। और लोग कंपैरिजन किनसे करते हैं? ओईसीडी की जो 39 विकसित कंट्रीज हैं उनके साथ, कोलंबिया जैसे बड़े देशों के साथ चर्चा करते हैं कि देखो वहां तो इतने घंटे काम करते हैं। अरे भाई, उन्होंने कमा के रख लिया। आपको अगर डेवलप होना है, आगे बढ़ना है तो कमाना पड़ेगा। चाइनीज के पास दुनिया की तुलना में बहुत ज्यादा काम करने का पेशेंस है, बहुत ज्यादा वो लोग काम करते हैं। उन्होंने काम करने के लिए 1970 के दशक में इंडिया से एक अलग रास्ता अपनाया था। उन्होंने रास्ता अपनाया था ऐसे कार्य को करने का जिसके तहत वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सके। मेरे प्यारे साथियों, जब हमारा देश आजाद हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जब हम आगे बढ़ने लगे तो 5 ईयर प्लान्स में इंडिया ने क्या ऑप्ट किया? नेहरू जी के नेतृत्व में हमने ऑप्ट किया बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी है। हमें बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी है, यानी कि कैपिटल इंसेंटिव, बहुत ज्यादा पैसा देकर के हमने बड़ी बड़ी कंपनीज को मतलब बना दिया, अपने लेवल पर सरकारी बड़ी बड़ी कंपनीज को खड़ा कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या हो गई? हमारी जो उस समय ताजा ताजा आजाद हुई जनता थी, जिसके पास ज्यादा स्किल नहीं थी, वो वहीं की वहीं बेरोजगार रह गई। सेकंड 5 ईयर प्लान तक पहुंचते पहुंचते हमारे हालात ये हो गए कि यार हमारे पास तो खाने का भी झंझट हो गया, दाना कहां से खाएं? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास रोजगार के नाम पर बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां है ही नहीं। चाइना हमसे सबक ले लिया, बोले ये लोग गलत रास्ते पर चल दिए हैं, हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। चाइना ने गियर बदला और बदलते ही उसने लेबर इंटेंसिव, गांधी जी कहा करते थे कि देश को अगर तरक्की करनी है तो एमएसएमई, इसमें स्मॉल, जो मीडियम स्मॉल और माइक्रो टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको बड़ा करिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दीजिए। लेकिन इंडिया ने शुरुआती तौर पर बड़ी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, जिससे हम लोग बढ़े तो सही लेकिन जनता को रोजगार नहीं दे पाए। वहीं चीन ने अपनी गरीबी को ताकत बनाया और लोगों को रोजगार देने के लिए छोटे छोटे कामों में डाला कि देखो तुम्हें रोजगार चाहिए, बोले हां तो आओ काम पर चलते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग काम करवाए। उन्होंने लेबर इंटेंसिव कार्य जैसे कपड़ा उद्योग, जिसमें बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, लाइट इंजीनियरिंग। आज आप देखना दिवाली के समय पर जो भी बल्ब चमकते हैं अधिकांश चाइनीज हैं। चाइना वालों ने तब समझ लिया था इस चीज को। इलेक्ट्रॉनिक्स के आप मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, जिसमें भी आप मुझे देख और सुन रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं चाइना का कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने उस दौर में इस आवश्यकता को पकड़ लिया था कि देखो पैसा भले ही कम मिलेगा लेकिन लंबे समय तक हम चलेंगे, दुनिया की रीढ़ बन जाएंगे। हमने क्या किया? हम तो भैया एक बार में बड़ी इंडस्ट्रीज लगाए, और जब समझ में आया कि यार गलत रास्ते पर निकल लिए तो हमने सेक्टर ही बदल दिया। बोले हम टर्शरी सेक्टर में काम करेंगे, हम सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग छोड़िए, हम सर्विसेज में काम करेंगे। तो बोले क्या बनेंगे? हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हम सर्विसेज देंगे, कॉल सेंटर बनेंगे, केपीओ चलाएंगे, बीपीओ चलाएंगे। हम लोग, अगर किसी ने फ्रिज बनाकर दे दी है तो हम बताएंगे फ्रिज का उपयोग कैसे करना है। अगर किसी ने मोबाइल बनाकर दे दिया है तो हम बताएंगे मोबाइल में कोई दिक्कत आए तो कृपया करके इस नंबर पर कॉल करें, इतना नंबर दबाने पर आपको 1 पर रिचार्ज होगा, 2 पर सर्विस मिलेगी। ऐसे करके हम लोगों ने अपने पैटर्न को बदल दिया। कहने का मतलब समझिए, इंडिया इस रास्ते को ही बाईपास कर गया, इकोनॉमी के सेकेंडरी सेक्टर को लांघकर सीधा टर्सरी सेक्टर में पहुंचा। यानी फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग आज तक चल रही है, लेकिन यह वाला कार्य हम लोग गायब कर गए बीच में, जिसको चाइना चमका कर ले गया। क्योंकि इसी सेक्टर में, कार मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे ड्रेस मेकर में, बिल्डर में, स्टील वर्क में, आज आपके घर में अगर कंस्ट्रक्शन का काम चले और लेबर काम करने आए, लेबर का वर्किंग आवर देखिए, 9 बजे एंट्री करेगी, शाम 5 बजे
निकल लेगी, बीच में 1 घंटे के लिए वो अपना विश्राम का काल निकालेगी। इसी वजह से देश के अंदर निर्माण के जो कार्य हैं उनकी गति धीमी है। आप में से कई लोग कहेंगे सर कभी इस बारे में भी चर्चा करिए ना कि पैसा बढ़ाइए। मैंने पहले ही कह दिया है, अगर आपके काम में दम होगा पैसा खुद झक मार के पीछे आएगा। 3 इडियट मूवी का भी यही मैसेज था। अपने अंदर स्किल डेवलप करिए, पैसा आपसे दूर नहीं भागता है, पैसा तो खुद पीछे पीछे दौड़कर चला आता है कि भैया चले मत जाना, तुम्हारे बिना काम अटक जाएगा। आप काम पर फोकस करिए पर, लेकिन हमें दाम पर फोकस करना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लेबर फोर्स ड्रिवन इंडस्ट्रीज हैं जो मैक्सिमम लोगों को रोजगार देती हैं, लेकिन मजाक बनता है। जैसे अगर आप आईआईटी में हैं और आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो सिविल वाले बेचारे जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर, उनकी तनख्वाह शुरुआती तौर पर कम होती है। कॉलेज वाले मजाक बनाते हैं, अरे 3 लाख का पैकेज लगा है, 5 लाख का ही पैकेज लगा है क्या? बिल्कुल आप सही हंस रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन इनका जो 5 लाख का पैकेज है ना, कभी भी रिसेशन आ जाएगा इनका जॉब नहीं जाएगा। और तुम लोग जो 50 लाख का पैकेज लेके बैठे हो ना, एक दिन लीमैन ब्रदर्स टाइप की कंपनी फेल मार गई ना, तुम उलट जाओगे। मुद्दा केवल यह है मेरे भाई, सर्विस सेक्टर के अंदर आपको लगता है कि मैं बहुत जबरदस्त पैसा कमा लूंगा, लेकिन यह देश की रीढ़ है। सरकारों को इस विषय पर समझना होगा, इस पर बढ़ना पड़ेगा। हमने इस सेक्टर से भुखमरी को निकालने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि के अंदर ला करके प्राइमरी सेक्टर को तो बूम पर ला दिया, सेकेंडरी सेक्टर मिसिंग रह गया। हालांकि वर्तमान में भारत सरकार इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही गति देने के लिए मेक इन इंडिया या कई और प्रकार के इनिशिएटिव, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस प्रकार के काम चला रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल लेवल पर इन्हें करने के लिए भारत की जनता की मानसिकता में परिवर्तन, इस बात को लेकर ससेप्टेबिलिटी। आप पूछेंगे सर इस बात पर आपने सेशन क्यों किया? अरे कोई तो चर्चा करे ना इस बात के ऊपर। आज नारायण मूर्ति जी इस कदम को उठाए हैं, आप और हम जैसे यूथ बैठ करके इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि क्या हमें वाकई में सोचने की आवश्यकता है? क्या हम बातों में ही उनसे जीतना चाहते हैं? क्या चाइना के हमने ये कर दिया, चाइना को हमने नीचा दिखा दिया, चाइना की हमने ये कर, क्या बातों में नीचा दिखा? अगर वाकई में नीचा दिखाना चाहते हो ना तो ग्रोथ करो, ग्रोथ में नीचे दिखाओ। आपके शब्द नहीं, आपका काम बोले, ये करके दिखाओ। ये कहने का उन्होंने साहस जुटाया है। इंडिया दुनिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स पैदा करता है, लेकिन उनमें से जॉब नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि दे आर नॉट वर्केबल। इंजीनियर्स बन कैसे रहे? प्रॉक्सी लगा लगा के तो क्लासेस होती हैं। दोस्त को बोल रखा है कि तू मेरी जगह क्लास में जाकर ये कर देना, प्रैक्टिकल के नाम पे टीचर को सेट कर रखा है, सर प्रैक्टिकल में नंबर दे देना। बोले आप क्या करोगे? बोले कॉलेज लाइफ है, मूवी देख के आया था मैं, पता चला था कॉलेज लाइफ को बढ़िया से जीना होता है, तो मैं यार दोस्तों में जीऊंगा क्योंकि खूब पैसा है मेरे पास में, बस मैं जी लूंगा। यही हालत है कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपको यही नहीं पता होता कि असल में कितने सॉफ्टवेयर तो आपको चलाने आते हैं, कितनी मशीनें आपको खोलनी आती है। अरे प्रॉपर इंजीनियर बना हुआ आदमी प्रॉपर कोडिंग तक तो जानता नहीं है, जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर करके निकला हुआ है। ये तो हालात है देश के अंदर। इन्हीं स्थितियों के चलते देश में एम्प्लॉयबल लेबर हमारे पास नहीं है। वर्कफोर्स के अंदर हमारे पास भीड़ तो है, लेकिन उस भीड़ को काम नहीं आता है। वो पढ़कर इंजीनियरिंग के नाम पर चाहे सॉफ्टवेयर निकला हो, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैकेनिकल पढ़कर निकला हो, करना सबको अंत में जाकर सॉफ्टवेयर पर काम है, क्योंकि ना तो उन्होंने मैकेनिकल के दौरान मशीन खोलना सीखा और ना सही मायने में सॉफ्टवेयर के दौरान उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना सीखा। अंत में सबको जाकर के बैक बेंच में बैठ के एलपीए 3 लाख के अंदर इंफोसिस में या टीसीएस में काम करना है, क्योंकि और तो कुछ आता नहीं है। अगर आपको वाकई में बड़ा बनना है ना तो स्किल पढ़ते समय अपने आप के अंदर स्किल डेवलपमेंट करिए। बर्कले की रिसर्च मैंने बताई है, अगर इंडिया वाकई में जिस रोट रेट पर 8% के हिसाब से भी ग्रो करने लगे ना, 2043-44 में जाकर के आज से अगर हम इस स्थिति पे ग्रो करने लगे तो चाइना जहां आज खड़ा है, हम 43-44 में जाकर आज से 20 साल बाद जाकर हम वहां पहुंचेंगे। ये दिमाग में रखकर चलिएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओईसीडी कंपनीज तो देश की ग्रोथ को ही 6% मानती हैं और चाइना की 5.4% मानती हैं। यानी जब हम 20 ट्रिलियन पहुंचेंगे वो $40 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपको समझनी होगी। इंडिया की इकोनॉमी 16 साल पीछे है चाइना से। आप इससे अंदाजा लगाइए, इंडिया चाइना से पेटेंट्स के मामले में 21 साल पीछे है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में हम 20 साल पीछे हैं। फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास चाइना की तुलना में 19 साल हम इनसे पीछे हैं और एक्सपोर्ट्स के मामले में 17 साल पीछे, यानी 17 साल बाद हम चाइना जितना कुछ कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बड़े भाई बहनों, अगर वाकई में ये विचारणीय विषय है ना तो इसको चर्चा करिएगा। और एक मेरा दिल के करीब एक बहुत बड़ा, मतलब अब पता नहीं आप इसको कितना सही मानते हैं कितना नहीं मानते हैं, अगर हमारे समाज में एक बहुत बड़ा सुधार हो जाए, आप अपने लेवल पर अगर यह सुधार करने की स्थिति में हो तो संभवतः देश बदल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, सरकारी नौकरियां सबके लिए नहीं होती हैं, पहले यह कड़वा सच स्वीकार करिए। लेकिन इससे पहले आपको एक और सच स्वीकार करना होगा। आप जिस भी गांव, तबके, नगर निगम, जहां पर भी आप रहते हैं, अगर आपकी कम्युनिटी 150 लोगों की भी है तो आपके समाज में जो भी भाई
अपना छोटा सा भी काम चला रहा है, एक दुकान खोलकर बैठा है, लेकिन उसने एक से अधिक लोगों को रोजगार दिया हुआ है, कृपया करके जब भी समाज के लोग इकट्ठे हो तो उसका भी सम्मान करिए। आज समाज की स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आप सरकारी मास्टर बन जा रहे हैं, बाबू बन जा रहे हैं, पटवारी कांस्टेबल बन जा रहे हैं, तो आप लोगों का सम्मान हो रहा है कि सरकारी नौकरी पा गया है, अब शादी हो जाएगी। अरे मेरे भाई, समाज में अगर सबसे पहला परिवर्तन ये ले आए ना, ये आदमी प्राइवेट काम करता है, 5 आदमियों को तनख्वाह देता है ना, उसको बुलाकर कभी उसको भी सम्मानित कर दीजिएगा, टेबल पर खड़ा करके उसके लिए भी ताली बजा दीजिएगा। ना जाने कितने उस भीड़ में बैठे हुए अन्य बच्चे इस बात से मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई सम्मान तो यार इसका भी है, हमारा समाज इसे भी पहचान देता है। साथियों, सुधार समाज से ही होगा, आप और हमसे होगा। अगर हम अपने बीच में से उन लोगों को एडमायर करने लग गए जो सरकारी नौकरी पहुंच गए, अच्छी बात है भाई, सरकार को भी लोगों की जरूरत है, कर लो, लेकिन अगर आपका कोई भी भाई बहन समाज में कोई भूमिका निभा रहा है, इस बात को याद रखिएगा। और ये शुरुआत अगर आपसे हो जाए तो कभी फोटो डाल करके हमें टैग करिएगा, हम ट्विटर पे आपकी बातों को आगे तक शेयर करेंगे। समाज के किसी समूह के अंदर अपने उन भाइयों को सम्मानित जरूर करिएगा जो दूर दराज बैठ करके 10 लोगों को नौकरी दे रहा है, 50 लोगों को नौकरी दे रहा है, सम्मानित करिए, क्योंकि वो यही मानता है कि पता नहीं हम सरकारी नौकरी पा गए होते, हम भी आईएएस पीसीएस बन गए होते तो सम्मानित हुए होते। अरे आईएएस पीसीएस भी आप जब 100 लोगों को नौकरी देके चलते हैं ना, तो आईएएस पीसीएस भी आप ही लोगों के, उन 100 लोगों की जिंदगी सही से चले, असल में वो वही काम कर रहे होते हैं, आपको सुरक्षा मिले, आपको सारी सुविधाएं मिले, असल में उनका यही तो काम है। तो कृपया करके उन्हें सम्मानित करिएगा। खैर, ज्यादा भावनाओं में ज्यादा बातें निकल गई हो तो भाई साहब क्षमा चाहते हैं, हमने आज अपनी भी बातें इसमें बोल दी। और अल्टीमेटली जो बच्चे कहते हैं ना सर जॉब तो है ही नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है। आप अपने ऊपर ये विचार करिएगा कि आपको कौन सी स्किल आती है। सर हमको स्किल तो कोई सिखाता ही नहीं है। अरे कम से कम अपनी एक स्किल में, और जो बोलने में अगर महान हो तो अंग्रेजी बोलना सीख लो। अगर आपको लगता है कि लिखने में महान हो तो कम से कम कोई ढंग की टाइपिंग सीख लो यार। एटलीस्ट आज जितने लर्नर बैठे हुए हैं, सही मायने में एमएस ऑफिस या एमएस एक्सेल पर 100% लोग काम करना नहीं जानते। स्किल के नाम पर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स पढ़ करके अपने आप को समझते हैं कि भैया पीसीएस निकाल जाएंगे तो बढ़िया है। हमारी भी दुकानें उन्हीं से चल रही होती है, हम भी आपसे कह के ये निकल लेते हैं कि भैया यूपीपीएससी का कोर्स हमने निकाल दिया है, प्री प्लस मेंस का कंप्लीट फाउंडेशन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्लीट बैच हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो यहां जाकर के। स्किल डेवलपमेंट नहीं है। सरकारी नौकरी चाहते हो तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जाओ, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, पढ़ने के लिए किताबें भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, जाकर के परचेज कर लो, उपलब्ध है। सरकारी नौकरी बनाने में तो मदद दे ही रहे हैं हम आपको। अगर हमारा मतलब आज का जो आपको सेशन है अगर आपको सोचने पर विवश कर दे तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हां हो सके तो ट्विटर पर जाकर के भी हमें टैग करिएगा और बताइएगा कि क्या हमारी बात आपके दिमाग में किसी भी लेवल पर जाकर अटकी हो। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें।